हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईजीआन। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 11 इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में हम लोग समझते हैं। थर्ड पार्टी रिस्क जो इंश्योरेंस होता है, तो जिसमें इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे आपने व्हीकल्स को खरीदा, आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। हम लोग आगे जब सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। तो इसे हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्हीकल्स है, अगर आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी जिसका एक्सीडेंट होता है उसे कंपनसेशन मिल जाता है। इसके तहत सेक्शन 145 टू 164 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल सेक्शन को। तो ये जो सारे सेक्शन है, ये अमेंडमेंट के बाद जो भी सेक्शन में मेंशन किया गया है, ये सब चीज़ें को हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो सेक्शन 145 डेफिनेशंस के बारे में बात कही गई है। इसमें ऑथराइज्ड इंश्योरर कौन होते हैं, तो जो भी इंश्योरर होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनका ग्रांट होता है, जो आईआरडीए, जो कि आईआरडीए होते हैं, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत ये वेरीफाइड होते हैं, वो ऑथराइज्ड इंश्योरर होते हैं। ये जो डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, तो जो भी इंश्योरेंस होती है उसमें क्या पॉलिसी होगी, क्या कंडीशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में मेंशन होती है। ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कही गई है कि जो भी सेक्शन 320 इंडियन पैनल कोड में जहाँ पे हर्ट मतलब कोई क्राइम या मतलब एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं, तो इस ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोटर व्हीकल से जो एक्सीडेंट होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होंगे। जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट क्या होता है कि हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कैसा होता है कि जैसे कोई व्हीकल्स है और किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, उसे हिट करता है और वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से फरार हो जाता है। तो इस केसेस में वो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होता है। इसमें जो जिसका एक्सीडेंट होता है वो पहचान नहीं पाता है कि कौन मोटर व्हीकल्स ने उसे धक्का मारा, ओके, हिट किया। तो ये है हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के जो चीज़ें होती है, जो भी पॉलिसी होती है इंश्योरेंस के, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। ये सब डेफिनेशंस है। प्रॉपर्टी को क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पे, जो भी रोड है, ब्रिजेज हैं, ये सब चीज़ें, जो भी कॉजवेज, ट्री, पोस्ट, माइलस्टोन्स, बैगेज ऑफ पैसेंजर्स, मीन्स कि जितने भी चीज़ व्हीकल से रिलेटेड होते हैं, जो व्हीकल्स में अगर गुड्स है, पैसेंजर्स के गुड्स हैं, या आप ब्रिज पे चल रहे हैं, रोड्स पे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज में आती है। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री, इसमें क्या होता है कि जो भी पहले समझते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंट्री क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई रूल्स है या किसी कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग कंट्री इंडिया घोषित करता है, तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉलो होते हैं उसको ये कंट्री भी मानेगी। जो इंडिया है, इंडिया भी इसे मानेगी। और जो भी रेसिप्रोकेटिंग कंट्री होगी, ऑफिशियल गजट में ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन करेगी कौन कौन से रेसिप्रोकेटिंग कंट्री है। जैसे कोई व्हीकल्स है इंडिया से नेपाल की ओर जा रही है, के बीच में ट्रैवल होती है, तो अगर कोई इंश्योरेंस किया गया है कोई व्हीकल्स का, और वो व्हीकल्स का एक्सीडेंट नेपाल में होता है, इंडिया का कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो नेपाल, लेकिन उसका एक्सीडेंट नेपाल में, तो ऐसा नहीं कि जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है वो मना कर देगी कि नहीं, हम इसे अब कंपनसेशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ पर भी उसे कंपनसेशन देना होगा। ये सब चीज़ें हम लोग सेक्शंस में भी डिस्कस करेंगे, आगे है सेक्शन। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। ये जो थर्ड पार्टी इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, ये चीज़ें पहले मेंशन थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसमें इस ड्राइवर को भी ऐड किया गया है, और अदर को वर्कर्स ऑन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये सब चीज़ें भी ऐड किया गया है थर्ड पार्टी में। सेक्शन 147 रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिसीज एंड लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटीज।
तो जो भी पॉलिसी है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना है, थर्ड पार्टी रिस्क के लिए जो इंश्योरेंस होती है, उसके लिए आपको जो इंश्योरेंस आपको करवाना है वो ऑथराइज्ड इंश्योरर के ऑथराइज्ड इंश्योरर से करवाना है, जो कि ऑथराइज्ड इंश्योरर कौन होंगे, जो IRDA से वेरीफाइड होते हैं, इंस्टीट्यूट ये इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इंश्योरेंस द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस होंगे उसके जो भी पॉलिसी होते हैं वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होना चाहिए, जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। ओके, जो भी डैमेज होता है, कोई डेथ होता है या परमानेंट डिसेबिलिटी होता है किसी का बॉडी का, या इंजरी होता है, तो उस केसेस में उसे लाइबिलिटीज है उसे देना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको ये पॉलिसीज में मेंशन होगा। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 148, वैलिडिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस इशूड इन रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज। तो जो भी रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज हैं उसमें भी वैलिड होगा इंश्योरेंस। ओके, तो जो जैसे मान लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई व्हीकल्स ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो भारत की किसी कंपनी ने भारत की जो कंपनी है इंश्योरेंस की कंपनी, उसने इसे थर्ड पार्टी रिस्क के लिए, अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस कोई व्हीकल्स का है, तो वो व्हीकल का एक्सीडेंट अगर बांग्लादेश में होता है तो उस केसेस में भी उसे कंपनसेशन देना हो। अगर मान लेते बांग्लादेश की कोई कंपनी है, उसने इंश्योरेंस किया है और इंडिया में एक्सीडेंट होता है, तो भी बांग्लादेश की कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। ओके, सेक्शन 149, सेटलमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे करेगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये यहाँ पर डिस्कस है। तो जो भी एक्सीडेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट करेगी, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए वहाँ पे जा सकती है। और अगर वो जो भी क्लेम करेगी इंश्योरेंस के लिए, तो अगर वो एक्सेप्ट करती है जो जो सेटलमेंट है, तो वो सेटलमेंट हो सकता है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। अगर कोई सेटलमेंट होता है और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों के अंदर उसे सेटलमेंट की जो राशि है उसको पेमेंट कर देना है। ओके, रिजेक्ट सच ऑफर ए डेट ऑफ हियरिंग शैल बी फिक्स्ड। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई सेटलमेंट को जो क्लेम करता है वो नहीं मानता है, तो इसके लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स में जो क्लेम करते हैं वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें होगी, जो भी सेटलमेंट होंगे वो वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 150, ड्यूटी ऑफ इंश्योरेंस टू सेटिस्फाई जजमेंट एंड अवार्ड्स अगेंस्ट पर्सन्स इंश्योर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी रिस्क। तो जो इसमें जो बातें कही गई कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू होता है, ओके, तो इंश्योरर इज लाइबल टू पे एनी सच जजमेंट और अवार्ड्स द कम बिफोर द पॉलिसी डेट। मीन्स कि कोई जजमेंट आ जाता है, जैसे कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है कि हाँ इतना आपको कंपनसेशन देना है, तो उस अनुसार से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे पे करना होगा। अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो जिस स्टेट का आता है तो उस स्टेट में ये चीज़ लागू हो जाएगा, और उस दिन से अगर पॉलिसी कोई इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं और वो लागू होता है, तो वहाँ पे वो वैलिड हो जाएगा और उससे उसके अनुसार से उसे पे करना होगा। ये बातें यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 151, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज अगेंस्ट इंश्योरेंस और ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंश्योर्ड। ओके, जो इंश्योरेंस करवाए हैं, ओके, तो अगर वो इंसॉल्वेंसी मीन्स कि वो दिवालियापन हो जा मतलब दिवालिया घोषित हो जाते हैं या दिवालिया हो जाते हैं, उन्हें व्हीकल्स को बेचना पड़ता है या उनके व्हीकल्स को नीलाम किया जाता है मान लेते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो इंस जिनका व्हीकल्स को नीलाम किया गया, तो कोई व्हीकल्स तो लेगा या किसी को वो बेचेगा, तो उसके पास जाएगा व्हीकल्स। तो इस केसेस में तो उसने इंश्योरेंस तो करवा रखा था, तो इस केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद अब उसका जो
इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी वो खुद ट्रांसफर हो जाएगा उसके नाम से। तो ऐसा नहीं कि जो ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मना कर देगी, नहीं हमारे साथ हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मेरा वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, जब तक उसके इंश्योरेंस की वैलिडिटी है, तो अगर वो ट्रांसफर होता है या किसी ने उसके व्हीकल्स को खरीद लेते हैं तो उस केसेस में वो तब तक चलेगा। सेक्शन 152 ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू इंश्योरेंस। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल है, उन्हें लायबल है क्या चीज़ के लिए, उसको जो भी कंपनी के लाइबिलिटी क्या है, कोई क्या पॉलिसी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी क्या है, लाइबिलिटी अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी और डेथ, ये सब चीज़ों में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी है, उन्हें देना है। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 153 सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड पर्सन। तो जो भी जैसे किसी ने व्हीकल्स खरीदा तो उससे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योरेंस करवाए हैं उसके बीच में कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। ये जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी के लिए है, ना कि सेकेंड पार्टी के लिए है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ये जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी के लिए, तो ये दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकता है। ओके, एनी थर्ड पार्टी सेटलमेंट इज ओनली वैलिड व्हेन थर्ड पार्टी इज रेडी फॉर सेटलमेंट। ओके, जब थर्ड पार्टी जिसका एक्सीडेंट होता है या कुछ उसका डैमेज होता है गुड्स का कुछ भी, तो इस केसेस में अगर थर्ड पार्टी जो है सेटलमेंट के लिए रेडी होता है तभी सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप और दोनों बीच में सेटलमेंट कर लिए और थर्ड पार्टी को उसका नुकसान हो जाएगा, उनको किसी हाल में कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे जो चैप्टर 11 है सारी चीज़ें थर्ड पार्टी पे बेस्ड है कि हाँ उन्हें कंपनसेशन किसी भी तरह से मिलना ही चाहिए, उसमें कोई भी तरह का गलत ना हो। Any settlement between the insurer and the insured person will not affect the rights of third party। मीन्स कि आप सेटलमेंट कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टी का जो राइट है उन्हें क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके जो राइट है वो अफेक्ट ना करे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 154 सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 151, 152 एंड 153। तो ये जो सेक्शन 151, 152 और 153 में हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें जो भी सेविंग्स के बारे में मीन्स कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको मीन्स कि उनके जो राइट्स हैं उनको अफेक्ट ना करे, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन थी। जो इम्पोर्टेंट नहीं था मतलब इसकी यही चीज़ें पॉइंट उसमें मेंशन था, तो मैंने इसे बता दिया कि उनके राइट जो हैं थर्ड पार्टी के वो अफेक्ट ना करे, उनको इम्पावर किया गया है जो थर्ड पार्टी, उनको कोई भी तरह का जो राइट है उनके कंपनसेशन मिलने का, क्योंकि आपके किसी व्हीकल्स को चलाने के कारण ही उसका एक्सीडेंट हुआ। मीन्स आपने किसी गलत तरीके से आपने व्हीकल्स को चलाया, डेंजरसली गाड़ी को चलाया, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट होता है उसके, तो उस केसेस में सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 151, 152 एंड 153। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी। सेक्शन 155 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन सर्टेन कॉजेज ऑफ एक्शन। तो जो भी सर्टेन केसेस में अगर कोई डेथ होता है तो उस केसेस में क्या है कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो इशू किए हैं उसके फेवर में अगर डेथ ऑफ ए पर्सन होता है तो उस केसेस में क्या होगा कि जो लाइबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी के वो नहीं होगा, क्योंकि वो मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट नहीं होता है, उससे डेथ नहीं होता है, तो इस केसेस में उन्हें पे नहीं करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 156 इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें जो बातें कही गई कि जो भी थर्ड पार्टी क्लेम के लिए मीन्स कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी ने करवाया और व्हीकल्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हुआ और उसे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस नहीं मिला। ओके, मीन्स किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं था या मतलब उसने इंश्योरेंस करवाया लेकिन उसे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस नहीं मिला और उसी पीरियड के अंदर एक्सीडेंट होता है, तो इस केसेस में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें वो लाइबल है,
उन्हें कंपनसेशन देने के लिए, इंश्योरेंस देने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। मीन्स कि कोई व्हीकल्स है, अगर व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है इंश्योरेंस का, लेकिन उसने इंश्योरेंस करवाया है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइबल है कंपनसेशन देने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है 157, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रांसफ़र करता है व्हीकल्स को, मीन्स कोई व्हीकल, मेरा व्हीकल है, मैंने किसी को बेच दिया व्हीकल्स, या मैंने गिफ्ट कर दिया, तो उसमें केस में क्या करना है कि मेरे अपने व्हीकल को ट्रांसफ़र करेंगे ओनरशिप को। तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करवाए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा उस पर्सन को जिसे हमने बेचा है या गिफ्ट में दिया है। ओके, मीन्स कि जिसके नाम से ट्रांसफ़र होगा ओनरशिप, उसी के नाम से वो इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि इसमें बोला गया है कि जो भी चेंजेज होंगे, जो भी ट्रांसफ़र होंगे, उसके लिए विदिन 14 डेज वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर जाकर जो भी चेंजेज करवाने हैं, नेम चेंजेज करवाने हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको करवा लेना है। ऐसे उस पीरियड में भी अगर कुछ होता है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइबल है कंपनसेशन देने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 158, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस एंड परमिट इन सर्टेन केसेस। तो ये हम लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा है कि जो भी आपसे जो इंस्पेक्टर हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की अगर वर्दी में है, अगर आपसे मांग करते हैं सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये आप लोगों को दिखाना होगा। अगर एक्सीडेंट होता है और डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होगा ऑफिस पे, ऑन द स्पॉट या पुलिस स्टेशन में। इफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, देन इट विल मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन 7 डेज इन पुलिस स्टेशन। मीन्स कि अगर उस समय कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, एक्सीडेंट के अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उस समय कोई अवेलेबल नहीं है डॉक्यूमेंट, तो उस केसेस में 7 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 159, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग एक्सीडेंट। तो जो भी एक्सीडेंट होते हैं मोटर व्हीकल के, उसका इंफॉर्मेशन किन्हें देना है, ये बातें यहाँ पे कही गई। तो जो पुलिस ऑफिसर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके एक्सीडेंट होंगे, उसके सारे जो रिपोर्ट बनाएंगे, उनके इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट बनाकर जो भी क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्हें प्रिस्क्राइब्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे उन्हें सबमिट करना होगा रिपोर्ट को। ओके, सेक्शन 160, ड्यूटी टू फर्निश पार्टिकुलर्स ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। तो जो भी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जो व्हीकल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सीडेंट में, तो उन्हें क्या क्या चीज़ पार्टिकुलर्स दिखाने होंगे, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी के व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो दोनों लोगों को, इंजर्ड लोगों को और जिनसे होता है उनको, जो भी पार्टिकुलर्स, रजिस्ट्रेशन मार्क, परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ों की उन्हें दिखाना पड़ेगा, ये उनका ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 161, स्पेशल प्रोविजंस एज टू कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। तो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट हमने बात किया था कि जो भी मोटर एक्सीडेंट होता है, जैसे किसी ने धक्का मारा और वहाँ से गायब हो गया, तो इस केसेस में हिट एंड रन केसेस होते हैं। तो इसमें जैसे जिसका एक्सीडेंट होता है वो मोटर व्हीकल को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें देख नहीं पाते हैं, मीन्स कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो इस केसेस में अगर कोई हिट एंड रन का केस आता है, तो उस केसेस में अगर किसी का डेथ हो जाता है, ओके, डेथ हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि 2 लाख रुपीज का या उससे ज़्यादा भी, मिनिमम 2 लाख रुपया तो मिलेगा ही, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है कंपनसेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंट में, हिट एंड रन केसेस में अगर घायल होता है, हर्ट होता है उसे, तो इस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड की हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हिट एंड रन का केस होगा, अगर किसी का डेथ होता है तो मिनिमम 2 लाख रुपीज़, और जब अगर किसी का घायल होता है कोई, तो 50,000 रुपीज़
का कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। अगर इसमें कोई गलत है, मीन्स गलत कोई इन्फॉर्मेशन देकर इस तरह के मतलब 50,000 वो उठाता है, तो इस केसेस में उसे पनिश दिया जाएगा, उन्हें जेल हो सकता है, 2 इयर्स का जेल हो सकता है, ये सब चीज़ें, या 25,000 विथ फाइन विथ शैल नॉट बी लेस देन 25,000, मीन्स कि मिनिमम 25,000 का उसे फाइन लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा बढ़ के 5 लाख रुपए तक उसे फाइन लग सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 162 स्कीम फॉर गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर हम लोगों ने जानते हैं कि जैसे कोई हिट एंड रन होता है, इस केसेस में कुछ समय के लिए कोई डेथ होने से बच सकता है, अगर उसे तुरंत अगर हॉस्पिटल में लेकर चला जाए, तो कोई भी व्यक्ति उसे ले जाता है उस गोल्डन आवर में, तो उसकी जान बच सकती है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे गोल्डन आवर में क्या कंडीशंस होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या क्या एग्जाम कर, बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। बहुत लोग डरते थे कि मतलब हम जाएंगे कागजी काम हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन, अगर कोई इस तरह के अगर एक्सीडेंट होते हैं और गोल्डन आवर में कोई भी चीज़ खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल के जो भी कार्य में जो भी खर्च आता है, तो वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसे कंपनसेट करेगी। ओके, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी जो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, मीन्स कि कैशलेस होगा, मीन्स बिना पैसे का, और उसका जो कंपनसेशन होगा जो हॉस्पिटल को वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो हिट एंड रन पे 2 लाख रुपीज, ये सब चीज़ें भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कंपनसेट करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सेक्शन 163 रिफंड इन सर्टेन केसेस ऑफ कंपनसेशन पेड अंडर सेक्शन 161। तो 161 में हिट एंड रन में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई घायल होता है तो 50,000, तो इस केसेस में अगर किसी ने दूसरा तरह के भी इंश्योरेंस करवा रखे हैं, तो उसे वहाँ से भी पैसे मिलेंगे और यहाँ से भी सरकार भी कंपनसेट करेगी। तो इस केसेस में कंपनी लायबल है, रिफंड के लिए क्लेम कर सकती है, तो वो रिफंड उसे देना पड़ेगा। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति कंपनसेशन, ऐसा नहीं कि 2-3 इंश्योरेंस करवा रखे हैं तो इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले ले और उधर से तो वो ले ही रहा है, तो इस केसेस में वो कंपनी क्लेम कर सकती है रिफंड के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 164 पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और हर्ट, घायल होने पे या मरने पे क्या कंपनसेशन मिलेगा। तो जो भी ओनर होगा मोटर व्हीकल या ऑथराइज इंश्योरर होंगे, वो लायबल टू पे द इन केस ऑफ डेथ और घायल होने पे, मरने पे या घायल होने पे जो भी ओनर है या इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल है पे करने के लिए। कितने रुपये? तो अगर किसी का डेथ होता है तो 5 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, और 2.5 लाख मीन्स 2.5 लाख रुपए इन केस ऑफ मतलब हर्ट, घायल होने के केस में उन्हें देना पड़ता है। क्लेमेंट शैल नॉट क्लेम रॉन्गफुल, मीन्स कि जो क्लेम कर रहे हैं वो रॉन्गफुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर ही कार्रवाई हो सकती है, होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है 164A, ये सब चीज़ें 164B, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 2019 के अमेंडमेंट में ये सब चीज़ें को ऐड किया गया है। 164A स्कीम फॉर इंटरिम रिलीफ फॉर क्लेमेंट्स, जो भी क्लेम है किसी का एक्सीडेंट हुआ उसने क्लेम किया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंटरिम रिलीफ फंड के थ्रू कंपनसेट करेगी। ओके, इसके लिए वो फंड बना सकती है, उसके लिए अलग, जैसे यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड बनाया गया है, जो कि 164B में मेंशन है। इसमें क्या करना है कि जो भी फंड होंगे यूटिलाइज होंगे क्या क्या चीज़ें में, जैसे ट्रीटमेंट है, गोल्डन आवर में हम लोगों ने पढ़ा था जो, तो ये सब चीज़ें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है, जैसे कोई ट्रीटमेंट हुआ या कंपनसेशन जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन हु डाइड इन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, तो ये हिट एंड रन में जो भी पैसे लगेंगे, जो भी फंड होंगे, वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के तहत उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें में मिलेंगे। द फंड शैल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस of providing compulsory insurance
कवर टू ऑल रोड यूजर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स कि कंपनसेशन देने के लिए ये फंड है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है 164C, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप लोग इसे आप देख सकते हैं क्या क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोग जो अमेंडमेंट के जो 1988 के जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसे डिस्कस किया है, जैसे कोई भी फॉर्म्स होंगे, क्या क्या फॉर्म्स लगेंगे, ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, किस तरह के फॉर्म्स होंगे, क्या क्या उसके फॉर्मेट होंगे, ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट। मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के लिए कैसे एप्लीकेशन होंगे, ये चीज़ें पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है अगर लॉस्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस केसेस में डुप्लीकेट के लिए किस तरह से इशू होंगे, ये सब चीज़ें। अगर कोई भी कस्टडी, प्रोडक्शन, कैंसलेशन करता है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के, तो उस पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो भी रिकॉर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी की, जो भी इंश्योरेंस करती है कंपनी, उसके कैसे रिकॉर्ड को रखना है, ये सब चीज़ें भी, इस सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ये जो चैप्टर्स में मिनिमम प्रीमियम एंड मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर, क्या कितना पे करना है, ये सब चीज़ों पे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और यहाँ पे 164D है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो जो भी चीज़ें जो 164C में हम लोगों ने पढ़ा है, उसको छोड़कर जो भी चीज़ें हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट पावर रूल्स बना सकती है, जो भी थर्ड पार्टी रिस्क के, जो इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क के तहत। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसे मैंने डिस्कस नहीं किया। आप लोग एक बार जरूर जो PDF है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, वहाँ पर आप लोग देखें। ओके, आज के लिए आज हम लोगों ने पूरे जो चैप्टर 11 के सेक्शंस को डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।